हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। ठीक है, तो आज हम अपने एग्रीकल्चर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई एवं जल निकास। ठीक है, तो क्या हुआ, फसलों को बोना पड़ता है, उसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई होती क्या है? सिंचाई, ठीक है, सिंचाई मीन्स इरिगेशन, सिंचाई, इरिगेशन, ठीक है। तो पौधों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? तो जो सिंचाई होती है, जो इरिगेशन होती है, तो पौधों को मिलने वाला वह अतिरिक्त पानी या फिर वह अतिरिक्त जल, ठीक है, पौधों को मिलने वाला वह अतिरिक्त पानी या फिर वह अतिरिक्त जल जो वर्षा जल के अतिरिक्त मिलता है। ठीक है, वर्षा जल से जो प्राप्त होता है पौधों को जल, और जो वर्षा जल मतलब जो पानी उसे प्राप्त होता है वर्षा से, उसके अतिरिक्त जो मानव या फिर मनुष्यों, ठीक है, मानव मनुष्यों ह्यूमंस द्वारा कृत्रिम रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से नहीं मिल रहा है, मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से उसे वर्षा के अलावा वर्षा के अतिरिक्त जल प्रदान किया जा रहा है, उसे हम कहेंगे सिंचाई। ठीक है, पौधों को मिलने वाला पौधों को मिलने वाला वर्षा के अलावा वर्षा के अतिरिक्त वर्षा जल के अतिरिक्त वह पानी की मात्रा, वह जल जो मनुष्यों मानव द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से दिए जाते हैं, वह आवश्यक पानी की मात्रा, उसे कहा जाता है सिंचाई मीन्स इरिगेशन। ठीक है, अब पौधों को सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है, पौधों में क्या इम्पोर्टेंस है, सिंचाई का क्या महत्व है, फसलों में क्या महत्व है, तो देखते हैं। तो सिंचाई हमने इरिगेशन समझ लिया कि होता क्या है, अब महत्व देखते हैं। तो पॉइंट वाइज इसे लिखते चलिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं कि सिंचाई का महत्व, सिंचाई का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। तो सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है, क्या महत्व होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या होता है, जो पौधे रहते हैं उसका 80 से 90%, 80 से लेकर 90% जो होता है वो पानी का मतलब जल का ही बना होता है। जो पौधा होता है उसका 80 से 90% भाग है, 80 to 90% पानी का जल का ही बना होता है। ठीक है, और जो पौधे होते हैं, जो फसल होते हैं, वो जो भी पोषक तत्व जो ग्रहण करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है खनिज लवण की, पोषक तत्वों की, तो जो भी होती है वो द्रव अवस्था में ही उसे ग्रहण करते हैं, द्रव अवस्था में ही उन पोषक तत्वों को उस रूप में लेते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए यह आवश्यक है कि भूमि में पर्याप्त नमी बनी रहे, ठीक है, सॉइल में जो नमी है वो बनी रहे, ये आवश्यक है। ठीक है, ताकि वो उन पोषक तत्वों को, उन न्यूट्रिशंस को, उन खनिज लवणों को, क्या बोलते हैं, मटेरियल्स को, मिनरल्स को ले सकें। ठीक है, क्योंकि उसको द्रव अवस्था में ही, लिक्विड फॉर्म में ही वो ले सकते हैं। और क्यों होती है सिंचाई का महत्व, तो जो साइटोप्लाज्म होता है हमने पढ़ा है, जो प्लांट सेल्स होंगे, ठीक है, जो हम अपने सेल्स भी पढ़ते हैं, ह्यूमंस के, एनिमल सेल्स भी पढ़ते हैं, तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसका लगभग 90% भाग जल का ही होता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो 90% भाग उसका जल का, पानी का बना होता है। ठीक है, और क्या होता है जो सिंचाई का, कि जो पौधे होते हैं, जो फसल होते हैं, तो जो औसतन 1 kg शुष्क पदार्थ जो बनाते हैं, पैदा करते हैं, जो ड्राई मटेरियल्स या फिर ड्राई शुष्क पदार्थ जो पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होता है, 400 से 500 लीटर पानी के यूज करके ही वो उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको पदार्थ बनाने के लिए, पैदा करने के लिए भी वाटर की, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, जो पौधे होते हैं, अब सिंचाई की आवश्यकता क्यों, महत्व क्यों है, तो क्या होता है, सिंचाई, जो पौधे होते हैं उसके फसल होते हैं, उसका तापक्रम, टेम्परेचर भी यह नियंत्रित करता है, उसे
कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट कि सिंचाई का महत्व क्यों है, पौधों में, फसलों में क्या महत्व है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है। ठीक है, हमने सिंचाई देख लिया कि सिंचाई होती क्या है, इरिगेशन क्या है, उसका महत्व क्या है। अब देखते हैं कि अगर सिंचाई करना है तो उसका समय क्या है, क्या कभी भी सिंचाई कर सकते हैं क्या, उसका भी कुछ समय का निर्धारण किया गया है। तो अब देखेंगे सिंचाई के लिए समय का निर्धारण। सिंचाई के लिए समय निर्धारण तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि पौधों को, फसलों को, क्रॉप्स को की सिंचाई की आवश्यकता होती है, उनमें उनका महत्व है, उनका इम्पोर्टेंस है, रोल है। ठीक है, तो सिंचाई का महत्व हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या हम किसी भी समय या फिर कब कब हमें सिंचाई करना चाहिए, तो उसका समय का निर्धारण हुआ। तो पौधों की अच्छी उचित विकास और वृद्धि, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ होने के लिए सिंचाई का होना जरूरी है, और सिंचाई का करेक्ट टाइमिंग में होना जरूरी है। उसके लिए समय का निर्धारण किया गया है। ठीक है, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में ही करना चाहिए ना, तो किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं सिंचाई। ठीक है, तो उसका महत्व है, तो उसका समय का निर्धारण भी होगा कि इसी उचित समय में करने पे फसलों, जो पौधे होंगे, उसकी वृद्धि होगी, उसका विकास होगा। ठीक है, तो सिंचाई के लिए समय का निर्धारण किया गया। ठीक है, तो समय का निर्धारण किया गया, तो समय निर्धारण के लिए मुख्यतः दो विधियां देखने को मिलती हैं सिंचाई के लिए। तो उसमें हमारा पहला हो जाएगा व्यवहारिक विधि। क्या है? व्यवहारिक विधि। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा वैज्ञानिक विधि। तो बात करते हैं हम सिंचाई के लिए समय निर्धारण की। तो सिंचाई के लिए समय का निर्धारण किया गया, जैसे कि उसकी वृद्धि, फसलों की वृद्धि और विकास उसकी बने रहे, इसलिए सिंचाई के लिए समय का निर्धारण किया गया। तो उसमें हम दो विधि का देखेंगे कि समय के निर्धारण के लिए। तो पहला है हमारा व्यवहारिक विधि, दूसरा है हमारा पहला है व्यवहारिक विधि, दूसरा है हमारा वैज्ञानिक विधि। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला है जो है व्यवहारिक विधि से। तो क्या होता है, जो ये व्यवहारिक विधि है उसमें कुछ परिस्थितियों को देख के, पौधों, फसलों की कुछ स्थितियों को देख के ही विधि देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं व्यवहारिक विधि के, कि जब दोपहर के समय की व्यवहारिक विधि में समय, सिंचाई का समय क्या निर्धारण किया गया, किन परिस्थितियों को देख के इस विधि में सिंचाई किया जाता है। तो इसमें कुछ निम्न स्टेप्स है जिसको देख के, स्टेप्स नहीं बोल सकते, कुछ पॉइंट्स है या फिर कुछ चीजें हैं जिन्हें देख के इस विधि के अंतर्गत सिंचाई किया जाता है। जैसे कि दोपहर के समय जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा के गहरे रंग की दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, जो पत्तियां हैं अगर वो मुरझा के गहरे रंग की दिखाई देती है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो सूचक फसलें होती हैं, जैसे कि हम पहले क्रॉप प्रोडक्शन वाले में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो वो फसलें होती हैं उसमें क्या होता है, जो सूचक फसलें इंडिकेटर होती है वो क्या बताती है, भूमि, जो सॉइल होती है उसमें पोषक तत्व की कमी या फिर नमी की कमी को प्रदर्शित कर देती है। जैसे मक्का और सूरजमुखी क्या है, हमारी इंडिकेटर क्रॉप्स है, सूचक फसलें हैं, तो ये सब वो शो कर देती हैं। तो ये फसलें उसके अंतर्गत आती हैं कि ये फसलें प्रदर्शित कर देती हैं इस विधि के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारे हो गए। और क्या, और इस विधि में क्या जान सकते हैं कि जो हमारे मृदा को स्पर्श करने पर जो हमारी मिट्टी, जो सॉइल है जिसमें क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फसल जिसमें पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर उसकी मिट्टी, जो उसकी मृदा है, जो सॉइल है, वो अगर कठोर लगती है, छूने पर, स्पर्श करने पर कठोर लगती है,
तो आप उसमें सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। छूने पर कठोर लगती है, शुष्क लगती है, तब उसमें आप सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें व्यवहारिक विधि में देखने मिलता है कि अगर मिट्टी के जो मृदा है जिसमें फसल का प्रोडक्शन है उसका अगर लड्डू बना के उछालने पर अगर वो दानों में बिखर जाता है तो उसमें सिंचाई कर सकते हैं। तो ये व्यवहारिक विधि है कि आपको मिट्टी को स्पर्श करके, देख के, पत्तियों को देख के, मतलब अंदाजा, अनुमान लगा सकते हैं, एक व्यवहारिक विधि है, ठीक है। तो इसमें इसी परिस्थिति को देखकर वो सिंचाई के समय का निर्धारण किया गया, सिंचाई किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं अपनी वैज्ञानिक विधि। तो इसमें क्या है, वैज्ञानिक विधि नाम से समझ आ रहा है कि आपकी वैज्ञानिक कुछ फैक्ट्स आएंगे, उसके मद्देनजर रखते हुए इसमें आपको सिंचाई का समय निर्धारण करना पड़ेगा। तो जो ये वैज्ञानिक विधि होती है, ये जो वैज्ञानिक विधि है उसको, ये विश्वसनीय विधि है, मतलब कि इसमें अधिक विश्वसनीय है, मतलब अधिक विश्वास किया जा सकता है कि इससे जो फैक्ट निकलेंगे, जो तथ्य होंगे वो सही होंगे, इससे जो सिंचाई का समय निर्धारण होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये व्यवहारिक विधि था, ये स्थिति को देख के ही इसमें आप सिंचाई कर सकते हैं, बट ये विश्वसनीय विधि है, आप इसमें पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वैज्ञानिक विधि है उसमें हम निम्न 3 विधियों को पढ़ेंगे, ठीक है, 3 मैथड्स को पढ़ेंगे। तो इसके 3 विधि देखते हैं वैज्ञानिक विधि में, ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि में पहला हो जाएगा हमारा सीधे या फिर सीधा नमी प्रतिशत ज्ञात करना। दूसरा होगा मृदा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। और तीसरा होगा विद्युत अवरोध करना, ठीक है। या फिर विद्युत अवरोधकता जो प्रदर्शित करते हैं वो, ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि में हम समय का निर्धारण करेंगे निम्न 3 विधियों को देखकर। सीधा नमी प्रतिशत, सीधे मिट्टी मृदा की नमी प्रतिशत ज्ञात करना। दूसरा होगा मृदा का पृष्ठ तनाव ज्ञात करके। तीसरा होगा विद्युत अवरोधक उसका ज्ञात करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक विधि का। पहला जो है हमारा सीधा नमी प्रतिशत ज्ञात करना। इसमें क्या होगा, जो खेत है जिसका आपको नमी प्रतिशत ज्ञात करना है, जिसमें आपको सिंचाई करना है, उसके मिट्टी का नमूना लेना है, उसके मृदा का नमूना लेना है, उसके मृदा का द्रव्यमान लेकर मृदा का द्रव्यमान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। नमूने का द्रव्यमान ज्ञात कर लेना है। उसके बाद उसे 105 डिग्री सेल्सियस पे 105 डिग्री सेल्सियस पे, सेंटीग्रेड पे, सेल्सियस पे हॉट एयर ओवन, ठीक है, हॉट एयर ओवन में अब उसे सुखाएंगे। उसके बाद फिर उसका द्रव्यमान फिर ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि सीधा नमी प्रतिशत ज्ञात करना में क्या होगा, पहले जिस खेत का आपको ज्ञात करना है, समय निर्धारण करना है, उसका मृदा का नमूना लेकर उसका द्रव्यमान पहले ज्ञात करेंगे, फिर उसको हॉट एयर ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पर सुखाकर उसका द्रव्यमान फिर से ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन लोग का इस एक सूत्र है, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनेगा मृदा का नमी प्रतिशत, मृदा का नमी प्रतिशत निकलेगा WM, ठीक है, W, ठीक है, WM WD अपॉन WD इंटू 100, ठीक है। मृदा का नमी प्रतिशत हो जाएगा WM माइनस WD अपॉन WD इंटू 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में रख कर इनके जो वैल्यू है, इनके मान को रख के आप मृदा का नमी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ जो WM है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा खेत के लिए नमूने का भार, ठीक है। खेत के लिए जो मिट्टी है, मृदा है, उसका नमूने का भार WM प्रदर्शित करेगा। जो WD है
जो WT है वो शो करेगा कि शुष्क मृदा का भार, ठीक है, शुष्क मृदा जो नमूना है, शुष्क मृदा का भार, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है सीधा नमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, इसमें आप अपना जो मान प्राप्त करेंगे उसको रख के आप उस सीधा नमी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, फिर आप सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नमी प्रतिशत 50% से 50% या 50% से कम होता है तब आप सिंचाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा वैज्ञानिक विधि के अंदर सीधा नमी प्रतिशत को ज्ञात करना, उसके बाद आप सिंचाई का समय निर्धारण कर सकते हैं कि करना है कि नहीं। अब दूसरा है हमारा मृदा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, कि मृदा के पृष्ठ तनाव ज्ञात करके आप ये ज्ञात कर सकते हैं सॉइल का, सॉइल में मतलब मिट्टी में नमी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, तब आप सिंचाई कर सकते हैं। तो जो मृदा पृष्ठ तनाव है उसमें क्या होगा, जो टेंसियोमीटर होता है, ठीक है, एक यंत्र होता है टेंसियोमीटर, उसको मृदा में लगाकर आप मृदा का पृष्ठ तनाव या फिर नमी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा विधि है वैज्ञानिक विधि में हमारा दूसरा विधि है मृदा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, ठीक है, या फिर मृदा पृष्ठ तनाव विधि। मृदा पृष्ठ तनाव विधि में जैसे मैंने बताया टेंसियोमीटर लगाकर मृदा में आप मृदा का पृष्ठ तनाव या फिर नमी प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो ये टेंसियोमीटर कैसा होता है, कैसा यंत्र है, तो टेंसियोमीटर क्या होता है, उसकी निचली जो सतह होती है वो छिद्रित रहती है और कांच की बनी होती है। तो कांच की बनी होती है यंत्र और टेंसियोमीटर, और उसके नीचे क्या होता है, छिद्रित होता है जो मिट्टी में लगा होता है। तो ये था मृदा पृष्ठ तनाव ज्ञात करें, जिसे हम नमी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें सिंचाई का समय आप निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा होगा हमारा विद्युत अवरोध ज्ञात करना, ज्ञात करके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। उसमें क्या होगा, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है, ठीक है, क्या बताया, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, उसको लगाकर विद्युत प्रवाहित की जाती है, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु उसको लगाकर विद्युत होती है जो इलेक्ट्रिक होता है उसको प्रवाहित किया जाता है। फिर क्या विद्युत प्रतिरोधकता या फिर मृदा प्रतिरोधकता ज्ञात कर ली जाती है, ठीक है, विद्युत प्रवाहित कर व्हीटस्टोन सेतु से विद्युत प्रवाहित कर मृदा की प्रतिरोधकता या फिर विद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात कर ली जाती है। तो किसी भी क्षेत्रफल के लिए जो विद्युत प्रतिरोधकता का मान होता है वो 400 से 600 ओम होता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल के लिए जो विद्युत उसका मान रहेगा वो 400 से 600 ओम होगा, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध होगा। इसके अनुसार जो क्षेत्र की क्षमता होगी, ठीक है, जो क्षेत्र की जो क्षमता होगी, ठीक है, क्षेत्र की क्षमता होगी वो 400-600 ओम होगी। और किसी मुरझान बिंदु के लिए, इसके अंतर्गत जो मुरझान बिंदु है उसके लिए विद्युत प्रतिरोधकता 50,000 से 75,000 ओम हो सकती है, ठीक है। तो ये था विद्युत अवरोध ज्ञात करके आप कैसे कर सकते हैं। तो हमने सिंचाई के लिए समय निर्धारण किया है कि सिंचाई के लिए कब सिंचाई किया जा सकता है, उसका क्या समय हो सकता है, क्या कभी भी आप सिंचाई कर सकते हैं क्या। उसमें मुख्यतः दो विधि हमने पढ़ना था, व्यवहारिक विधि और वैज्ञानिक विधि। तो जो व्यवहारिक विधि है उसको आप कुछ स्पर्श करके देख के उसकी परिस्थिति के अनुसार ही इस विधि के अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा वैज्ञानिक विधि वो अधिक विश्वसनीय है, इस पर आप अधिक भरोसा कर सकते हैं सिंचाई के लिए कि समय क्या हो सकता है। तो इसमें हम 3 विधियों को देखना था, सीधा नमी प्रतिशत ज्ञात करके, मृदा का पृष्ठ तनाव ज्ञात करके और विद्युत अवरोध ज्ञात करके, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र था जिसके अनुसार हम नमी प्रतिशत ज्ञात करके सिंचाई कर सकते थे। तो ये था हमारा मृदा पृष्ठ तनाव विधि, विद्युत अवरोध विधि। तो हमने इरिगेशन एंड ड्रेनेज में जो सिंचाई एवं जल निकास का जो चैप्टर है हमारा, जो ये इस चैप्टर है उसमें हमने सिंचाई इरिगेशन से स्टार्ट किया है। तो सिंचाई फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सिंचाई है क्या। तो सिंचाई क्या होती है, तो वर्षा जल के अतिरिक्त, ठीक है, वर्षा जल के अतिरिक्त, वर्षा जल के अलावा पौधों को मिलने वाला वह आवश्यक जल जो मनुष्यों द्वारा उन्हें कृत्रिम रूप से प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा सिंचाई इरिगेशन। तो सिंचाई का महत्व क्या है वो भी हमने देख लिया। तो सिंचाई के लिए क्या समय होना चाहिए, कब उसका समय निर्धारण किया जा सकता है, फसल और पौधों की उचित
वृद्धि और विकास के लिए समय निर्धारण किया जाता है सिंचाई का, तो उसमें हमने कुछ विधि देख ली। ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।